हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। हमने लास्ट वीडियो में देखा था हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स देख चुके थे, जैसे जो ऐसे तत्व जो कि किसी लर्नर के विकास और व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ऐसे घटक देख रहे थे हम, जिसमें से हम पढ़ चुके हैं मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग एवं स्थायी भाव, अभिवृद्धि एवं विकास। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण, मतलब हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट। तो ये एक लर्नर के लर्निंग में किस प्रकार से इफेक्ट पहुंचाता है उसके बारे में हम देख रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम क्या है? एक इस प्रकार की, मतलब एक प्रोसेस मान लीजिए, जिसमें क्या होता है कि जो बालक है उसको अपने माता पिता से या परिवार के किसी सदस्य या कोई पूर्वज है उससे कुछ शारीरिक या मानसिक विशेषता या गुण प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे कभी कभी होता है कि पेरेंट्स की आंखें, अगर किसी की जैसे कलर डिफरेंट है ना, आंखों का कलर रंग भूरा है या ब्लू है, तो संभावना होती है कि बच्चे की आंख भी वैसी होगी। तो ये हेरिडिटरी जो गुण, जो एक विशेषता है, वो उनमें इस तरीके से आती है। ठीक है, ये वंशानुक्रम द्वारा बच्चे में आता है। अब शिक्षकों के लिए टीचिंग में इसका क्या महत्व है कि शिक्षकों के लिए इस वंशानुक्रम का महत्व इसलिए होता है कि स्टूडेंट ये समझ, मतलब छात्र की जो भी शारीरिक या मानसिक जो भी क्षमताएं हैं उसके अनुसार, मतलब वो किस हद तक उसके आनुवंशिक गुणों तक पर निर्भर कर रही है ना। तो यहाँ पे टीचर के लिए ये रहेगा कि ये अगर इसके पेरेंट्स के तरह ही है, छात्र में वही वैसी प्रवृत्ति है, वैसे ही उसमें गुण है, तो उसे उसकी क्षमताओं को समझने में मदद मिलती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स को मतलब मैथ्स में ज़्यादा उसको रुचि है या उसमें स्किल उसको बहुत ज़्यादा है, मतलब, है ना, तो संभावना हो सकती है कि बच्चे में भी वो गुण आए, उसमें भी वो गणित से संबंधित, मैथ्स से रिलेटेड उसको रुचि या योग्यता उसमें भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये जानकारी जो है शिक्षक को एक प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से ना गाइड करने, मार्गदर्शन करने के लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, फिर है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या है? ये वो बाहरी शक्ति है जिसमें क्या होगा कि जहाँ पे व्यक्ति मतलब व्यक्ति के जीवन और व्यवहार पर प्रभाव डालती है, जैसे घर, स्कूल, समाज, आसपास के लोग। ये सब चीज क्या होता है कि एक व्यक्ति के, मतलब बाहरी रूप से ये इफेक्ट डालते हैं ना, वो किस माहौल में रह रहा है, ये चीज बहुत इफेक्ट होती है ना। आसपास के लोग कैसे रह रहे हैं, तो ये सब भी उसके व्यवहार पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर बच्चे को, अगर स्टूडेंट को क्या है, पढ़ाई के अनुकूल वातावरण मिल रहा है, मतलब उसको प्रॉपर सब बुक्स मिल रही है, आसपास शांति, शांति में रह रहा है, पॉजिटिव प्रेरणा मिलती रहती है, घर में सब अच्छा चल रहा है ना, तो ये वो अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, और वहीं अगर ये इसका अपोजिट होता है तो उसके तनावग्रस्त अगर स्थिति में है तो उसको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। अब जैसे अब शिक्षकों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि उसे पहले वातावरण जानना जरूरी है, टीचर्स को बच्चे के विकास के लिए, कि वो किस हिसाब से, मतलब वो किस वातावरण से आया है, किस एनवायरनमेंट से आया है, तो उस हिसाब से उसके लिए गाइडेंस किया जाता है। मान लो अगर कोई स्टूडेंट है, उसके घर में मतलब ऐसा तनावपूर्ण स्थिति है ना, तो क्या होगा, उसकी शैक्षणिक इस प्रदर्शन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये शिक्षक को इस बारे में जानकारी होगी, है ना, तो वो क्या कर सकता है, उसको प्रॉपर तरीके से अतिरिक्त मतलब उसको संसाधन प्रदान कर सकता है कि अगर मान लो उसके पास किताबों के लिए पैसे नहीं है, तो वो संसाधन लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवा रहा है, या कहीं ना कहीं से ऐसे उसको सोर्सेस वो दे रहा है, अतिरिक्त समर्थन दे रहा है, उस पर ज्यादा मतलब परामर्श देना, स्कूल के अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा क्लास देके उसको सहायता दे रहे हैं। तो इस तरीके से वो, अगर टीचर्स को इस बारे में पता होगा तो वो इसमें अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम बालक को अपने माता पिता, परिवार के सदस्य, पूर्वजों से जो भी शारीरिक मानसिक विशेषताएं गुण प्राप्त होते हैं उन्हें वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। विज्ञान की एक शाखा के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को
जो गुण हस्तांतरित किए जाते हैं उन्हें ही वंशानुक्रम कहते हैं। जेम्स ड्रेबर ने कहा है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित होना ही वंशानुक्रम है। इस प्रकार वंशानुक्रम का गुण माता पिता द्वारा अपने बच्चों में हस्तांतरित होते हैं, जबकि विकास मानव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। अब है वंशानुक्रम के सिद्धांत या नियम जो भी है, तो यहाँ पे बीज कोश की निरंतर का नियम ये खोज कर जो है नियम आया है ना। समानता का नियम गोडार्ड ने दिया है। जीव सांख्यिकी नियम गाल्टन ने दिया है। अर्जित गुण के संक्रमण का नियम लेमार्क और मैकडूगल ने दिया है। प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया है। वंशागति का सिद्धांत मेंडल का नियम मंडल, आनुवंशिकता के जनक, ये सब इससे संबंधित है। अब अध्येता या बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या पड़ता है? इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन द चाइल्ड। तो इसके जो लर्नर है उसके मानसिक व शारीरिक दोनों लक्षणों पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है ना। तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये इनके नाम है, और ये किसने, मतलब इसके जनक कौन है, प्रतिपादक क्या है, उसके सामने दिया। तो शारीरिक लक्षणों पर जो प्रभाव होता है वो कार्ल पियर्सन ने इसका प्रतिपादन किया है। व्यावसायिकता पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव, सामाजिकता पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, महानता पर प्रभाव ना। तो व्यावसायिकता का प्रभाव केटल ने दिया है। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव क्लीनबर्ग, मूल प्रवृत्तियों का प्रभाव थार्नडाइक, सामाजिकता पर प्रभाव विनविश, और चरित्र पर प्रभाव डगडेल, और महानता पर प्रभाव गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन द्वारा ये दिया गया है। अब एनवायरमेंट वातावरण किसी व्यक्ति के चारों ओर के आवरण और घेरे को ही वातावरण कहते हैं। इसमें वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन और व्यवहार पर पड़ता है। अध्येता के स्वाभाविक विकास के लिए अनुकूल वातावरण का होना एक अनिवार्य शर्त है। मानव के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। जेस एस रॉस, वातावरण पर बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अब है वातावरण का लर्नर पर जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वाटसन ने मुझे शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूँ। इस प्रकार वाटसन ने वातावरण के महत्व को स्पष्ट किया है। मतलब हम बच्चे को किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। वो वातावरण देके हम, अगर आप उसे कला में डालना चाहते हैं तो उसके पास इस तरीके का वातावरण क्रिएट करते हैं कि वो कला से रिलेटेड उसको शिक्षा मिल रही है, आसपास भी वही सिनेरियो दिख रहा है, तो वो उसी क्षेत्र में उसकी रुचि अपने आप बढ़ जाएगी। तो यहाँ यही कहा है कि मुझे तो सिर्फ शिशु दे दो, बाकी उसे जो बनाना चाहता हूँ वो बना देंगे। ठीक है। अब वातावरण का प्रभाव मानसिक शक्तियों का विकास, इसका प्रतिपादक गॉर्डन ने किया है। बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है वातावरण का, तो इसका भी प्रतिपादक जो किया है कैडोल और स्टीफन्स ने किया है। व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है इसका, शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव पड़ता है, ये फ्रैंक बोनस ने इसका प्रतिपादन किया है। अब है जो हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट है, इनके बीच संबंध क्या है, इसके बारे में देखते हैं। मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनको अलग करना मुश्किल होता है ना। तो हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना। तो ये यहाँ पर ये कि शिक्षकों के लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्व है। मतलब ये जरूरी है उनको जानने के लिए। अगर एक बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत है, मतलब ये उसके वंश से आया है, वंशानुक्रम से आया है ना, वो मजबूत है, अच्छा हेल्दी है, अच्छा स्ट्रांग है, लेकिन उसको शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो ये क्या है, इसके वातावरण का प्रभाव है। क्योंकि वहां सब ऐसे डलने से है तो सही स्ट्रांग, लेकिन आसपास का सिनेरियो ऐसा है कि जहाँ वो एक फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं है, तो उसका शारीरिक विकास बाधित हो सकता है। इसलिए शिक्षक को क्या ये मतलब देखना, फोकस करना जरूरी होगा कि इसका समग्र विकास कैसे किया जा सके, उसके लिए कैसे अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है। तो अध्येता के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का समान योगदान होता है। दोनों एक दूसरे पर सापेक्षिक प्रभाव डालते हैं, मतलब पूरक है ये। वुडवर्थ और मार्क्यूस ने कहा है कि व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन दोनों तत्वों का गुणनफल है। मतलब जो भी डेवलपमेंट होता है दोनों को मिलाकर आप जो इनका गुणनफल है उसके द्वारा ही विकास होता है।
मैकाइवर और एवं पेज ने कहा है कि जीवन की प्रत्येक घटना वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होती है। किसी भी निश्चित परिणाम के ये एक ही उतनी ही आवश्यकता है जितनी दूसरे की, दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों जो है, दोनों परस्पर निर्भरता है इनमें, दोनों एक समान महत्व के हैं, ये अपृथकता दर्शाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों के मध्य अंतर या विभेद करना मुश्किल है। मतलब एनवायरमेंट और हेरिडिटरी वंशानुक्रम, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व क्या है? तो वातावरण का महत्व जो है, मूल प्रवृत्तियों में अंतर आता है, शारीरिक विभिन्नताओं का ज्ञान होता है, अध्येता के सीखने में अंतर होता है। मतलब ये जो वातावरण, जो अलग अलग वातावरण है, अलग अलग माहौल से आए, तो अध्येता के सीखने में अंतर हो जाता है। पीढ़ियों में होने वाले आनुवंशिक का ज्ञान, लक्षण, लिंग भेद का ज्ञान, जन्मजात गुण एवं क्षमताओं में अंतर होता है, समस्याओं के समाधान सहायक होते हैं ये। और वंशानुक्रम का महत्व क्या है? अध्येता के लिए अनुकूल वातावरण का ज्ञान, अध्येता पर पारिवारिक परिवार के जो प्रभाव है उसका, अध्येता को संपूर्ण सामाजिकरण का ज्ञान, चारित्रिक निर्माण की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक ज्ञान, अध्येता की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान देना इसमें शामिल है। ठीक है, तो मतलब जो शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का क्या महत्व है? तो वंशानुक्रम का क्या, जैसे अनुकूल वातावरण का ज्ञान होना, तो ये इससे क्या शिक्षक ये समझ सकते हैं कि कौन से छात्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, है ना, और संसाधनों, किन छात्रों को संसाधनों की आवश्यकता है, तो ये अनुकूल वातावरण का ज्ञान होगा वंशानुक्रम के सहायता से। परिवार का प्रभाव कैसे इफेक्ट करेगा, मतलब टीचिंग में, शिक्षा में इफेक्टिव है, तो शिक्षक को ये मतलब ये जान सकता है इसके माध्यम से, वंशानुक्रम के बारे में उसे पता है कि छात्र के व्यवहार और सोच पर उसके परिवार का कितना प्रभाव है ना, और इस आधार पर वो अपनी मतलब अपनी टीचिंग जो मेथड है वो यूज कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है कि ये किस बैकग्राउंड से है, इसके फैमिली में क्या मतलब किस टाइप का माहौल है ना, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी टीचिंग मेथड को बदल सकता है। फिर वैसे ही वातावरण में सीखने में अंतर है, जैसे विभिन्न वातावरण में पले बड़े बच्चों के साथ क्या होगा, सीखने के अलग अलग अंतर हो जाते हैं, है ना, तो ये शिक्षक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस तरीके के, अगर शिक्षण विधि चुनना है तो उसके लिए ये पता होना चाहिए कि वो किस माहौल से आया हुआ है ना, तो ये सीखने किस, कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख पा रहा है, ये सब ध्यान में रखते हुए वो अपनी शिक्षण विधि को चुन सकते हैं। समस्याओं का समाधान, तो जब शिक्षक को बच्चे के पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होता है तो वो क्या करते हैं, उसकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उस हिसाब से वो सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको, कि मान लो कोई अगर छात्र है, एक स्टूडेंट है, उसके परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है पूरा, है ना, म्यूजिक है, सब म्यूजिशियन है, तो कोई सिंगर है ना, तो दोनों पेरेंट्स दोनों ही संगीतकार हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे वंशानुक्रम के कारण छात्र में भी संगीत की समझ होगी, रुचि होगी, लेकिन अगर छात्र जो है वो ऐसा वातावरण है जहाँ संगीत की प्रैक्टिस के लिए समय और कोई प्लेस ही नहीं मिलती उसको, तो उसकी संगीत प्रतिभा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगी। मतलब पेरेंट्स तो है सब संगीतकार, लेकिन उसके पास संगीत की समझ भी है, रुचि भी है, लेकिन उसके पास अब इन्वायरमेंट ऐसा नहीं कि जहाँ वो प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके पास समय नहीं, जगह नहीं मिल रही उसको, है ना, तो उसकी जो प्रतिभा है म्यूजिक से रिलेटेड वो विकसित नहीं हो पाएगी, है ना। तो वंशानुक्रम से क्या है, उसके पास गुण, म्यूजिक की समझ और रुचि आई उसमें, लेकिन अब इन्वायरमेंट नहीं है उसके पास, तो यहाँ पर क्या होगा, टीचर इस चीज को समझेगा, ठीक है, और वो समझेगा तो वो क्या करेगा कि छात्रों को ऐसे बेहतर वातावरण देगा, है ना, या उसकी, ताकि वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। तो इस तरीके से दोनों इम्पोर्टेंट आपस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है खेल एवं खेल प्रणाली से, तो खेलों का क्या महत्व है, तो जैसे खेल से क्या है, बच्चों की क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है, तो शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास में भी मतलब विकास होता है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो गेम्स है, खेल खेलना है ना, स्पोर्ट्स वगैरह। तो खेलों के माध्यम से क्या है, बच्चे क्या कर सकते हैं कि अपने ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, उसमें अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो अब जैसे अगर मान लो कोई क्रिकेट खेलने में रुचि रखता है कोई बच्चा, तो क्या है, उसको केवल सिर्फ शारीरिक फिटनेस ही नहीं उसमें आएगी, मतलब वो फिजिकल फिट तो रहेगा ही, लेकिन टीम वर्क जैसे गुण सीखेगा, ठीक है, रणनीति बनाना सीखेगा, डिसिप्लिन सीखेगा, ऐसे गुणों का भी उसमें विकास होता है। ठीक है, और
तो इसलिए टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को ये जानना ज़रूरी है कि जो स्पोर्ट्स है वो केवल सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के साधन नहीं है, ये बच्चों के ओवरऑल अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चों को जैसे अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व जैसे अगर गुण सिखाना है तो उनको गेम से ज़रूर जुड़ना चाहिए। मैक्सिमम गेम जैसे फुटबॉल है उसमें टीम वर्क होता है ना, क्रिकेट है, जितने भी ग्रुप्स में गेम खेले जाते हैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जिसमें बच्चा विकास करता है। ठीक है। अब टीचिंग में इसका क्या पर्पस है, मतलब एजुकेशन में स्पोर्ट्स की क्या महत्व है। तो यहाँ पे जो खेल प्रणाली का जो उद्देश्य होता है ना वो शिक्षा को मतलब इंटरेस्टिंग बनाना है, रुचिकर बनाना होता है ना। और जो स्टूडेंट्स है उसमें इंडिविजुअलिटी का मतलब उनमें जो व्यक्तित्वता का विकास करना होता है। खेल आधारित शिक्षण विधियां बच्चों को सीखने की जो प्रक्रिया होती है जो खेल पे डिपेंड होती है, टीचिंग मेथड्स वहाँ बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को अधिक दिलचस्प और प्रभावी बनाती है। तो जो खेल प्रणाली होती है वो टीचर्स मतलब टीचिंग में क्या शिक्षा को रोचक बनाना और व्यवहारिक बनाने के लिए होता है। जब बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं तो वो अधिक सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, उत्साहित रहते हैं, है ना। ठीक है। अब जैसे अब अध्यता के विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास में सहायता मिलती है। इन्हीं आधारों पर खेल को विभिन्न प्रकारों जैसे परीक्षणात्मक खेल, गतिशील खेल, बौद्धिक खेल, लड़ाई के खेल, सहयोगात्मक खेल आदि में विभक्त किया गया है। खेलों के माध्यम से ही अध्यता अपनी सामान्य प्रवृत्तियों को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करता है। शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का उन्नेक शिक्षा को अनिका बनाना है। और शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का उद्देश्य शिक्षा को रुचिकर बनाना और अध्ययता में व्यक्तित्वता का विकास करना है। और जो इसके खेल प्रणाली जो शिक्षा में जो खेल प्रणाली लेके आए हैं जो जिनका जनक है वो कॉल्डवेल कुक है। इन्होंने इस मेथड का प्रतिपादन किया है। अब है खेल आधारित शिक्षा विधियां कौन कौन सी है। तो किंडरगार्टन विधि है जो प्रोबेल जो जर्मनी के उन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। मॉन्टेसरी विधि है, मेरिया मॉन्टेसरी ने इसकी किया है। बाल्चर विधि बेडन पावेल ने किया है। विनेट का विधि जो है वो कार्लटन वॉशबर्न ने इसका प्रतिपादन किया है। ठीक है। तो जैसे किंडरगार्टन विधि में क्या है, यहाँ पे छोटे बच्चों को शिक्षा के लिए क्या किया गया है कि खेल के माध्यम से, एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाया जाता है। खेलते खेलते हुए सीखते हैं, उनकी रचनात्मकता, कल्पना शक्ति का विकास होता है। मॉन्टेसरी विधि में होता है कि बच्चों को स्वनिर्देशित खेलों के माध्यम से सिखाने की स्वतंत्रता दी जाती है। बच्चे अपनी गति से सीखते हैं और अपने आसपास की दुनिया को खेल के माध्यम से समझते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।